बच्चों, गलता लोहा में अभी तक आपने पढ़ा कि दो जो सहपाठी थे, धनराम और मोहन। धनराम अपने पिता का ऑफ़र संभाल लेता है और मोहन जो है पढ़ाई के लिए जाता है। पढ़ाई के लिए एक बार उसे अचानक बहुत ज़्यादा समस्याओं का जब सामना करना पड़ता है वर्षा के कारण, जब उसे नदी में बहुत ज़्यादा पानी को झेलना पड़ता है, तब उसके बाद उसके पिता भी चिंतित हो जाते हैं और उसे उस विद्यालय में नहीं भेजते और उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो उठते हैं। तब अचानक रमेश नाम का युवक जो लखनऊ में रहता था, वह अपने गांव आता है और वंशीधर से मिलता है। तो मतलब मोहन के पिता से जब वो मिलता है तो मोहन के पिता अपनी सारी समस्या बताते हैं कि किस प्रकार वो बालक को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इतना संकट होने के कारण उन्हें भय भी लगता है कि किस प्रकार वो उस विद्यालय में उसे भेजें। रमेश कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इसे मेरे साथ लखनऊ भेज दीजिए और लखनऊ में पढ़ेगा, शहर में पढ़ेगा, अच्छा खासा एक अच्छे स्कूल में मैं इसका दाखिला करा दूंगा और फिर ये पढ़ लिख कर कुछ अफसर बन जाएगा तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अब मोहन के पिता को मानो जैसे भगवान ही मिल गए। वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने बेटे को समझाते हुए मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज देते हैं। अब लखनऊ आ तो जाता है मोहन, लेकिन रमेश ये कहते हुए कि अभी स्कूल खुले नहीं, उसका दाखिला वो करवा देगा जब वो स्कूल खुलेंगे। ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और मोहन का दाखिला नहीं हो पाता। मोहन क्या करने लगता है, अब वो कुशाग्र विद्यार्थी, वो मेधावी विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए लखनऊ आया है और धीरे धीरे चाचियों और भाभीयों के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देता है। कभी कहा जाता है, मोहन थोड़ा दही तो ले आ ज़रा बाज़ार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ले आ। इसी तरह धीरे धीरे वह मतलब उसकी पढ़ाई पीछे छूटती चली जाती है और वो एक तरह से घर के काम काज में ही लगा रह जाता है। मोहन के बार बार आग्रह करने पर रमेश उसका दाखिला किसी तरह एक सरकारी विद्यालय में करवा देता है, लेकिन वहाँ वह जाकर उसे पढ़ने का कोई समय नहीं मिलता। वह बेचारा सारा समय काम ही करता रहता है और जब रात में थोड़ा बहुत उसे जब समय मिलता है तो वो पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन इतना थका हारा और छोटा सा बालक जो अभी छठी में गया है, सोचिए 10-11 साल का बच्चा किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाता, वो बहुत ज़्यादा मानो हताश हो उठता है और वहाँ उसके पिता भी नहीं जो उसे फिर से ऊर्जा स्फूर्ति से भर सके। वह घर जाने की जब बात करता है, गांव जाने की, तो रमेश उसे पढ़ाई के नाम पर उस वहाँ पर भी नहीं जाने देता, क्योंकि अब वो घर का नौकर बन गया है। वो मेधावी विद्यार्थी, वो कुशाग्र छात्र जिसके लिए उसके अध्यापक ने, उसके पिता ने सपने देखे थे कि हाँ वो कुछ जाकर बनेगा, एक बड़ा अफसर बनेगा, वह बच्चा जो शहर में पहुंचता है तो वह इस तरह से घरेलू काम करते करते घरेलू नौकर की उसकी हैसियत हो जाती है। उसे पढ़ने के लिए अवकाश नहीं मिलता, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो उठता है और उसके पास कह सकते हैं कुछ भी नहीं रह जाता, वह हताश हो उठता है। अब वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ क्या हो गया है, पिता को लगता है वो गांव नहीं आ पाता, तो रमेश एक चिट्ठी लिखता है पिता को कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको इस बार गांव नहीं भेजा जाएगा और वहाँ उसकी छुट्टियाँ जो है सिर्फ घर के कामकाजों के लिए व्यतीत हो जाती हैं। बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिलता और पिता इस गुमान में रहते हैं कि हाँ, पिता यह सोचकर खुश रहते हैं कि बेटा कुछ बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और मोहन भी बेचारा घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर दुखी नहीं करना चाहता। उसे लगता था उसके पिता उसके लिए बहुत सुनहरे सपने देख रहे हैं। किसी तरह करते कराते मोहन 8वीं तक पहुंचता है। 8वीं की पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब वह छुट्टियों के लिए में घर आता है, उसके वापस जब वो लखनऊ पहुंचता है तो ऐसा लगता है रमेश के घर में कोई भी उसे आगे उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घुमा फिरा कर जिस ओर से उठती है उसी मुद्दे पर ख़त्म हो जाती है। हज़ारों लाखों जो हैं MA BA करे हुए इधर उधर घूम रहे हैं, तुम पढ़कर क्या कर लोगे, तुम्हें भी इतनी अच्छी कौन सी नौकरी मिल जाएगी।
मोहन की अब इस कारण उसे क्या कर दिया जाता है, मोहन को किसी तकनीकी कार्य में, तकनीकी स्कूल मतलब वोकेशनल स्कूल्स में भर्ती करा दिया जाता है। अब मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं रहता, पहले की तरह वह भी स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता है। धीरे धीरे 1.5 वर्ष का समय भी बीत जाता है। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों के अब चक्कर लगा। सोचिए, जो बच्चा इतना मेधावी था, जिसे लगता था सब कहते थे अफसर बनेगा, कुछ अपना मतलब पूरे घर का जीवन या आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, उस बच्चे पर जिस सबकी निगाहें थीं, आज वह बच्चा एक तकनीकी, एक कह सकते हैं लेबर ही बनकर रह गया, एक मज़दूर बन गया। मन ही मन में इसको लगता था, विश्वास पिता को तो यह विश्वास रहता था कि उनका बेटा अफसर बनकर ही लौटेगा, लेकिन जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ, जब पिता को पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें बहुत दुख होता है, मानो उनका कोई स्वप्न भंग हो गया हो। और लेकिन ये सब बात किसी और को कहने की वो हिम्मत नहीं थी उनमें। तो धनराम एक दिन उनसे मिला था, तो पूछने लगा कि मोहन भैया तो अब बड़े अफसर हो गए होंगे। तो देखिए, झूठ बोलने का पाप अगर ना लगे, इसलिए वंशीधर क्या करते हैं, मुंह में एक तिनका दबाकर बोलते हैं कि हाँ वो अच्छा ऑफिसर बन गया है। तिनका दबाना मतलब झूठ का, मतलब झूठ जो है बेईमानी हो जाएगा, झूठ का पाप उन्हें नहीं लगेगा। तो इस तरह से वह बहुत बुद्धिमानी थे। मतलब धनराम क्या कहता है कि वो तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें अफसर तो बनना ही था। यह बात वंशीधर को कचोटने लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि सच में मेरा बच्चा क्या था और क्या हो गया। ये सब सोचते ही रहते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातें के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक जीवन के कई प्रसंग मोहन और धनराम बातें कर रहे थे। मतलब अब वो याद जब आता है उसे, उसके बाद वो अचानक अपनी वास्तविक स्थिति में आता है, उसे धनराम दिखता है, वो आपस में बात करते हैं। फिर धीरे धीरे वो दोनों बातचीत करते करते जब वो अपनी दराती को, छड़ को गोल कराना होता है, धनराम बहुत देर से उस छड़ को गोल करने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन नहीं होती। अचानक मोहन वहाँ से उठता है और उस छड़ को इस प्रकार गोल कर देता है जैसे कोई पारंगत हो उस विद्या में। धनराम अवाक रह जाता है और मतलब एक टक उसे देखता रहता है कि इसने ये सब कब सीखा, क्योंकि मोहन, उसके अनुसार तो मोहन बाबू एक बहुत बड़े अफसर हैं, और ये सब उसने कब सीख लिया। यहाँ पर आकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। धनराम संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन के संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था कि कहीं वो ठीक ठाक बना या नहीं। और वो धनराम वहाँ बहुत आश्चर्यचकित था कि क्या हो गया, ये कहाँ से ऐसा काम सीख गया। धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा से मोहन ने देखा। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। सृजक मतलब एक नया सृजन करने वाला, उसकी चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी, ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यहाँ आकर जो शेखर जोशी ने अपनी कहानी को एक अंत दिया है, वहाँ आप देखिए कि लोहा गल रहा है। एक तरफ भट्टी में रखा हुआ लोहा है, वो गल रहा है, दूसरी तरफ जो मानसिकता जो जड़ हो चुकी थी, जो कह सकते हैं जातिगत भावनाएं मोहन के भीतर बचपन से बैठा दी गई थी, वो भी रमेश की भट्टी में तप तप कर गल गई थी और उसने एक नया आकार ले लिया था। जातिगत भावनाएं अब बेईमानी हो गई थी। उसे लगता था इस जाति ने किया क्या, बिरादरी का यही सहारा होता है। बाप ने जो शब्द कहे, उस बिरादरी ने उसको क्या दिया। उसे बचपन से ही सिखा दिया गया था कि हाँ भाई तुम अफसर बनोगे, इसलिए वो एक तरह से उसके अंदर एक कुंठा का भाव उत्पन्न हो गया कि वह कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। लेकिन धनराम दूसरी तरफ, जिसके लिए कोई स्पर्धा नहीं थी, किसी तरह का प्रतिद्वंदिता नहीं थी, वह शांत भाव से अपना कार्य करता रह गया। तो यहाँ आकर जातिगत भावनाएं गल रही हैं। ठीक है बच्चे, इसीलिए शीर्षक का जो शीर्षक है बिल्कुल सही है, गलता लोहा।